हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भावी श्रीवास्तव। वेलकम टू माय चैनल बी कैलकुलस। आज हम करेंगे क्लास 11 का मैथ्स का चैप्टर 8 है स्ट्रेट लाइंस। इसका पहले मैं इंट्रोडक्शन पार्ट आपको थोड़ा सा बताती हूँ। इसमें क्या है, आपने कोऑर्डिनेट पढ़ा हुआ है 10th में, पहले भी पढ़ा हुआ है कोऑर्डिनेट, उसके बारे में आप जानती हो काफी कुछ, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे देती हूँ। कोऑर्डिनेट में ये देखिए, ये जो स्ट्रेट लाइन में ये फॉर्मूले सारे यूज होंगे। ये 1 से लेके 8 तक ये कई फॉर्मूले मैंने लिखे हुए हैं, तो मैं इनको आपको एक्सप्लेन भी करती जाती हूँ साथ के साथ, जैसे आपको समझ में आया। जैसे पहला फॉर्मूला है हमारा डिस्टेंस निकालने के लिए ना, तो देखिए मैंने क्या करा है कि जैसे ये मैंने एक ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये आपको पता है, ग्राफ पे आप बनाते हो ना। तो ग्राफ में ये है। अब मान लीजिए आपको कोई 2 पॉइंट दिए हैं, ये 2 पॉइंट दिए हैं, एक हमारा P है और एक हमारा Q है। ये 2 पॉइंट दिए हुए हैं ना, ये 2 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं आपको। तो अब ये P है, ये Q है ना। अब ये मान लीजिए ये हमारा x1 y1 हो गया और ये हमारा हो गया x2 y2 हो गया ना। ये हमारे 2 कोऑर्डिनेट हो गए। अब इन दोनों में आपको ये जो 2 पॉइंट दिए हुए हैं, ये वाला पॉइंट और ये इस वाले पॉइंट के बीच में आपको डिस्टेंस निकालना है। तो जब P और Q के बीच में जो डिस्टेंस निकालना है, उसको निकालने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि इसको हम कैसे वो करते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ जैसे आपको समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा, फिर से मैं दोबारा से समझाती हूँ आपको। जैसे मान लीजिए कि हमें यहाँ से यहाँ तक ये दिए रखा है, ये हमारा Q है, ये हमारा P है, ये हमें 2 पॉइंट दे रखा है, हमें इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर कि इसको हम जैसे हम इस तरह से इसको ऐसे मिला देते हैं, तो ये PQR हो जाएगा ना, R हो जाएगा। तो अगर हम मान लेते हैं कि ये जो मतलब एग्जाम्पल में बता रही हूँ मैं आपको, जैसे ये PQR ट्राइंगल है, ये हमारा जो है राइट एंगल है ना, राइट एंगल है ना, ये ट्राइंगल हमारा ना। अब ये राइट एंगल है, और अब दूसरे देखिए हमें क्या करेंगे कि अगर हमें इसका डिस्टेंस, अगर ये राइट एंगल है तो हम इसे पाइथागोरस लगा सकते हैं थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हम लगाते हैं यहाँ पर। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, जो हमारा हाइपोटेन्यूस होता है वो इधर आ जाता है, PQ स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, यही तो होता है ना, PR स्क्वायर QR स्क्वायर। अब हम इसको निकालेंगे कैसे, तो इसको निकालने का तरीका क्या है कि अगर मान लीजिए ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है, तो अगर हम यहां से यहां तक का हमें डिस्टेंस पता लग जाए तो ये क्या होगा, ये x2 हो जाएगा, है ना, ये x2 हो गया। और अगर हम इसके अंदर यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकाल लें जो हमारा x1 हो, तो अगर हम x2 में से x1 को माइनस कर देंगे तो हमारा PR आ जाएगा, तो हम PR करके जगह पर रख सकते हैं इसको। ये हमारा y एक्सिस है, अगर हम यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस ले लें, ये y2 हो, है ना, और ये वाला जो यहां से ये लाइन है, ये लाइन ना, अगर इस लाइन को यहां तक लेते हो तो ये हमारा y1 हो गया। तो अगर हम y2 में से y1 को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, पूरा y2, यहां से यहां तक y2 हो गया ना। और अगर आप y1 को माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा, हमारा जो है ये वाला बच जाएगा, नहीं बच जाएगा, ये वाला हिस्सा बच जाएगा हमारा। तो हम QR भी निकाल सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं PQ स्क्वायर इक्वल टू ये पूरा x2 माइनस x1 में से x1 माइनस कर दिया, PR आ गया हमारा, ये लिख सकते हैं। और इसका हो जाएगा स्क्वायर, और फिर प्लस है QR क्या है हमारा, y2 पूरा है, और इसमें y1 माइनस करोगे तो ये पार्ट निकल जाएगा। तो ये हो गया हमारा y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये हो गया हमारा। अब हम PQ में से स्क्वायर को हटा देते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये अंडर रूट आ जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया, यही तो फॉर्मूला हमने बनाया है, तो हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं। आप समझ रहे होंगे मेरी बात, मैं समझ रही हूँ ना। ये हमारा यहाँ से ये आपको ये पूरा हमारा y2 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक का पूरा हिस्सा हमारा x2 हो गया। समझ में आ रहा होगा मुझे लग रहा है अच्छे से। तो ये फॉर्मूला हम यूज करके क्वेश्चन को हम निकाल सकते हैं ना। अब देखिए, अगर मान लीजिए ये हमारा है, ये हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं, मैं दूसरे पेन से लिख देती हूँ आपको क्लियर हो। तो ये हमारा हो जाएगा, ये PQ है ना, तो हम क्या करते हैं, इसको x1 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं y1, ठीक है, और इसको मान लेते हैं PR को एक तो अब इसका फॉर्मूले में यूज करना है ना, इसको ये मान लेते हैं x2 y2 है, ये हो गया हमारा। अब x1 y1 हमें दे रखा है 6 और -4 दे रखा है ना, 6 है और -4 दे रखा है, और ये दे रखा है हमको 3 और 0 दे रखा है ना।
अब मैं इसको करती हूँ, फॉर्मूले में लिखती हूँ ना, मैं यहाँ साफ साफ लिख दूँ, आपको समझ में आए। x1 y1 है हमारा, x1 और y1 है हमारा 6 माइनस 4 है, x2 y2 हमें दे रखा है 3 और 0, ठीक है, ये दे रखा है। अब मैं इसको फॉर्मूले में रखती हूँ यहाँ पर, पी क्यू इक्वल टू x2 है हमारा 3 है, 3, x1 है मेरा 6 माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 कितना है मेरा 0 और y1 कितना है -4, ये हो गया स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने 6 में से 3 जाएंगे तो माइनस का बड़ा है तो -3 आ जाएगा, -3 का स्क्वायर हो गया, और प्लस 0 में से 4 गया तो यहाँ पर 0 में से 4 गया तो 4 ही तो बचेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा ना। जैसे यहाँ -4 था ना, ये मैंने करा नहीं इसको, मतलब ये था हमारा -4 था, तो जब इसको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना तो यहाँ +4 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब -3 को अब -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 4 4 जा 16 हो जाएगा ना। और यहाँ पर पी क्यू है ये हमारा ना, ये हो गया, और इसका अंडर रूट यहाँ लगा रहेगा, अंडर रूट सब में लगा ना। अब हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा हमारा पी क्यू इक्वल हो जाएगा 25 अंडर रूट हो जाएगा, तो पी क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। अब यहाँ पे कोई यूनिट नहीं रखी, कोई भी डिस्टेंस नापते हैं तो ये मीटर में हो, सेंटीमीटर में हो, किलोमीटर में हो, कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ तो कोई यूनिट नहीं दे रखी, तो हम यहाँ पे यूनिट लिख देंगे। तो ये हमारा डिस्टेंस, मतलब कोई भी अगर हमें ऐसे कोई भी लाइन दे रखी है और अगर हमें कोई 2 पॉइंट दे रखे हैं उसमें, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर हमें कोई भी 2 पॉइंट दिए हैं, चाहे ये ए है ये बी है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस हमें निकालना है, तो हम डिस्टेंस के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। अब एक कंडीशन और होती है, देखिए एग्जांपल 2 बताती हूँ मैं आपको। एक कंडीशन और होती है, मान लीजिए हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो मान लीजिए ये कोई, ये है हमारा, ये हमारा एक्स है, ये ए मान लो, ए ये है हमारा, बी है ना, ए और बी ये 2 पॉइंट है हमारे। अब इसमें कोई भी बीच में, मान लो ये ए बी 2 पॉइंट है, इसके बीच में एक पॉइंट और दे रखा है, तो अब ये 2 पॉइंट दे रखा है, ये मान लीजिए हमारा x2 y2 है और ये हमारा x1 y1 है, 2 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमको, और हमें x y और जो कोऑर्डिनेट है ये हमें फाइंड करना है, ये हमें फाइंड करना है। और इनको 2 रेशो में इन्होंने बांट रखा है, मतलब एक रेशो है n और एक रेशो है हमारा m है, ठीक है। n और m के रेशो में बांट रखा है, n की वैल्यू मान लीजिए आपकी 3 है और m की वैल्यू आपकी 1 है। तो अब इसको कैसे निकालेंगे, अभी तक तो आपने ये निकाला था कि 2 कोऑर्डिनेट थे, उसका फॉर्मूला लगा लेता है, लेकिन यहाँ पे तो 2 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, बीच में इसको एक पॉइंट से इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है उसको, और इसके रेशो दे रखे हैं, n और m 2 रेशो दे रखा है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, x हमें निकालना है, तो x निकालने के क्या करते हैं, देखिए इसको क्रॉस करते हैं, जैसे m है तो पहले लिखेंगे हम m, और इसको क्रॉस में ऐसे इसको मल्टीप्लाई किया, x2 प्लस ये n है n, और ये हो जाएगा y1 और n, और ये हो जाएगा हमारा x1, n x1 अपॉन m प्लस n हो जाएगा। ये एक फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला y का बनाएंगे, तो y का क्या होगा, m y2, देखो क्रॉस में चल रहे हैं ना, y2 n y1 अपॉन हो जाएगा m प्लस n। ये आपके 2 फॉर्मूले हो गए। अगर इसमें आपके 2 रेशो दे रखे हैं कोई भी जो अलग अलग है रेशो, और बीच में तो इनको कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। अब मान लीजिए आपको यहाँ पर दे रखा है जो हमारा ये वाला है, इसका दे रखा है हमें -3 और 9 दे रखा है इसको, और इसको हमें दे रखा है इसने 4 और -3, ये 2 पॉइंट दे रखे हैं। हमें एक्स वाई निकालना है ना, एक्स वाई फाइंड करना है ना हमें, तो हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मूले में रखेंगे, तो एक्स के फॉर्मूले में रखो इसको, तो क्या होगा हमारा 1 m1 है इंटू -3, x2 -3 है इंटू -3 प्लस n कितना है 3 है, और x1 कितना है 4 है, तो ये हो जाएगा हमारा 3 इंटू 4 अपॉन 1 प्लस 3 हो जाएगा ना। अब ऐसी y का लिख लो, y का कितना होगा, y का होगा हमारा m है हमारा 1 और y2 है हमारा 9 प्लस n है हमारा 3 और y1 है हमारा -3 अपॉन हो जाएगा m प्लस n 1 प्लस 3 हो जाएगा ना। ये हो गया हमारा। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा ये हो जाएगा हमारा -3 प्लस 12 हो जाएगा ना।
अब देखिए इसमें 1 इंटू 3 हो जाएगा तो यहाँ आएगा -3 और +3 बन जाए 3 हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा 4। यहाँ पे आप करेंगे तो क्या आएगा आपका 9 आ जाएगा, +3 3 जा 9, तो यहाँ माइनस हो जाएगा -9, तो ये 9 से 9 कट जाएगा, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, 0/4 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा 0/4 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी 0 आ गई और y की वैल्यू हमारी 0 आ गई, मतलब x और y की वैल्यू क्या आई हमारी 0 0 आ गई। तो ये हमने ऐसे कोऑर्डिनेट निकाल लिया, हमने तीसरा जो पॉइंट था हमने खुद निकाल लिया। तो इस कंडीशन में हम अगर हमें कोई भी दो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और उसके बीच में कोई पॉइंट दे रखा है और उसके रेशो दे रखे हैं m और n, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट बता, देखिए अभी हमने करा था कि m और n का रेशो जो है ना वो अलग अलग था, 3:1 था ना। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ये पी क्यू कोई है और ये हमारा x1 y1 है और ये हमारा x2 y2 है ना, और ये यहाँ पर ये x और y हमें फाइंड करने को पहला एक पॉइंट दिया है इसने, लेकिन जो इसका रेशो है मान लीजिए n = 2 है और m = भी 2 है, या n = 3 है m = भी 3 है, तो दोनों रेशो इक्वल है। अगर दोनों रेशो इक्वल होंगे तब हम ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम तो इजी फॉर्मूला यूज करेंगे ना। अगर रेशो सेम होगा तो क्या करेंगे हम, तो हम उस कंडीशन में क्या करते हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, x = x1 + x2/2, y = y1 + y2/2। ये आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला तब आप यूज करोगे जब रेशो सेम होगा, चाहे 3 हो 4 हो 5 हो, लेकिन m भी वही होगा और n भी वही होगा। अगर m 3 है तो n भी 3 है ना। ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट एग्जांपल लीजिए। देखिए अब जैसे अब ये हमने कर लिया, मैं आपको दूसरा एग्जांपल बताती हूँ। मान लीजिए कि कोई आपको 3 पॉइंट दिए है ना, ये 3 पॉइंट दिए, ये 2 पॉइंट ये हो गए हमारा, ये हमारा, और एक पॉइंट हमारा नीचे हो गया ना। तो हम इन तीनों को मिला देते हैं, ऐसे मिला दिया हमने। अब ये हमारा A हो गया और ये हमारा B हो गया और ये हमारा C हो गया ना। ये हमारा हो गया x1 y1, ये हो गया हमारा x2 y2 और ये हो गया हमारा x3 y3 हो गया ना। अब इसकी हम वैल्यू भी लिख लेते हैं, दूसरे पेन से लिखती हूँ जैसे आपको थोड़ा क्लियर हो। ये है हमारा 4 है, ये है हमारा 3 -2 है, ये है हमारा -3 और 16 है। ये दे रखे हैं एग्जाम्पल में ना। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, इसको निकालने का, ट्रायंगल को निकालने का एक फॉर्मूला होता है। पहले मैं आपको इसको लिखना बताती हूँ। देखिए इसको फॉर्मूला बनाने में बताती हूँ कैसे फॉर्मूला बनाया जाता है इसका। देखिए अब ये एरिया ऑफ ABC है, ये ट्रायंगल का हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे 1/2 लिखेंगे, ये मॉड का साइन लगाएंगे। पहले आप लिखो x1, ठीक है ना। x1 लिख के फिर जगह छोड़ दो आप ना, जगह छोड़ के यहाँ पर क्या कर दो आप, यहाँ पर लगाओ प्लस का साइन, फिर लिखो x2, फिर जगह छोड़ दो, फिर लिखो आप +x3, ठीक है, फिर जगह छोड़ के यहाँ पर फिर मॉड का साइन लगा दो। अब हमारा क्या है, देखो ये हमारा ये जो इसमें जो होता है, तो इसमें हम ना इस तरह से नहीं चलते हैं, मतलब ये क्लॉकवाइज ऐसे होगा तो ऐसे हमें नहीं चलना है, हमें एंटी क्लॉकवाइज चलना है। तो x1 यहाँ पे है तो x1 के एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चलेंगे ना, तो इसमें क्या आ रहा है y2 आ रहा है और उसके बाद क्या आ रहा है y3 आ रहा है। तो मैंने क्या लिखना है यहाँ पर y2 - y3 लिखना है। ये हो गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर अब दूसरा x2 है तो x2 पे आए तो x2 के बाद क्या आ रहा है y3 के बाद क्या आ रहा है y1, तो माइनस हो जाएगा y1। अब x3 पे आए हम, x3 है, इसके बाद क्या आ रहा है y1 और y1 में क्या बाद क्या आ रहा है y2, तो -y2। ये हमारा फॉर्मूला, बस सिंपल हो गया हमारा फॉर्मूला। समझ में आ गया आपको, बहुत इजी है ना फॉर्मूला। देखो क्या सीधी, हमने क्या करा, कुछ नहीं करा, मैंने क्या करा, पहले x1 x2 x3 को लिख दिया, ठीक है ना। लिखने के बाद मैंने क्या करा, इसको एंटी क्लॉकवाइज चलाया। ये x1 था तो इसका नेक्स्ट वाला लिया, तो ये y2 हो गया और ये y3 ले गया, y2 -3 कर दिया। फिर मैंने x2 लिया तो x3 का क्या होगा यहाँ पर y2 - y1, ये मैंने ले लिया, नहीं y3 y1 ले लिया। फिर आया x3 ये है तो यहाँ y1 - y2 ये ले लिया। और ये जो मॉड का साइन होता है, ये आपको पहले भी पता है, ये मॉड का साइन इसलिए होता है कि अगर हमारा आंसर माइनस में आया, भाई कोई भी आप डिस्टेंस नाप रहे हो तो माइनस में थोड़ा, एरिया माइनस में थोड़ा निकालोगे। तो जब एरिया माइनस में नहीं आएगा तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसके लिए अगर माइनस में आंसर आता तो हम उसे प्लस में चेंज कर देते हैं। तो आप देखिए जैसे ये मैंने क्वेश्चन दे रखा है, मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो एरिया ऑफ ABC निकाल रही हूँ ना, तो ये है हमारा 1/2। x1 कितना है मेरा, x1 है यहाँ पर, x1 है मेरा 4 ना,
4 है, और y2 मेरा कितना है, y2 है 16, नहीं y2 तो ये है ना, y2 है मेरा -2 ना, -2, और ये है हमारा y3 है मेरा 16 है। तो ऐसे ही आप इसको लिख लो फटाफट, है ना, प्लस x2 है हमारा 3 है ना, 3, 16 - 4, और प्लस x3 है मेरा -3, 4 + 2 हो गया ना, ये हो गया, ये मॉड का साइन लगा दो। अब हमारा 1/2 हो गया, इसको 16 और 2 कितने हो जाएंगे, 18 4 हो जाएगा 72, तो ये आ जाएगा मेरा -72, और 16 में से 4 के कितने बचेंगे, 12, 36 आ जाएगा ना, प्लस 36 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 4 2 8 हो जाएगा 8, और 24 8 हो जाएगा, ये देखो 4 + 2 हो जाएगा 6, 6 3 से 18 आ जाएगा ना, तो ये -18 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा। अब जब हम इसको वो करेंगे तो 72 18 प्लस हो जाएंगे, उसमें 36 माइनस करेंगे, बड़ा है ये, तो बड़े का साइन आएगा, तो माइनस है बड़े का, तो -54 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा आंसर, 1/2 हो जाएगा। अब ये मॉड लगा ना, इसकी वजह से ये प्लस में हो जाएगा 54। अब इसको इससे काटोगे तो क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा हमारा 27। अब देखो यूनिट तो हमें नहीं दे रखी है ना, तो हम यहाँ पे मतलब कोई भी यूनिट नहीं दे रखी है, ना मीटर ना सेंटीमीटर ना कुछ, तो यूनिट आएगा, और एरिया है तो क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है, इजी है ना। चलिए हम नेक्स्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है कि मान लीजिए आपको कोई भी एक ऐसे लाइन दे रखी है, और इसमें 3 पॉइंट दे रखे है ना, 3 पॉइंट दे रखे, एक P है, एक Q है, एक R है ना। अब ये हमसे वो कह रहा है कि ये कॉलिनियर है या नहीं है। तो देखिए अगर कॉलिनियर का मतलब क्या होता है कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर होने चाहिए, तभी वो कॉलिनियर होता है ना। तो अगर हम एरिया ऑफ PQR निकाल दें, है ना, PQR निकालते हैं, मतलब हम इसे ट्राइंगल मान लें कि ये ट्राइंगल है एक। तो अगर ये ट्राइंगल होगा तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर अगर 0 आता है तो ये क्या होगा, तब तो ये कॉलिनियर होगा, क्योंकि ट्राइंगल नहीं है। कहीं से मान लो ये अगर ऐसे भी कहीं से उठा होता है, एक पॉइंट इधर उठा होता है, ये ऐसे PQR होता तो ये ट्राइंगल हो जाता ना, चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, किसी भी तरह से हो। अगर जरा सा भी उठा होता तो वो ट्राइंगल बन जाता, तो वो कॉलिनियर हो जाता, नहीं हो जाता, तब तो वो कॉलिनियर नहीं होता ना। तो अगर उसका आंसर 0 आ रहा है, तो 0 आने का मतलब क्या है कि वो कॉलिनियर है ही नहीं, क्योंकि सॉरी गलत बोल रही हूं मैं, अगर उसका PQR का एरिया निकालते हो और वो 0 आता तो इसका मतलब वो कॉलिनियर है, मतलब एक ही लाइन में है। और अगर वो 0 नहीं आता है तो वो कॉलिनियर नहीं है, तो उसे नॉन कॉलिनियर बोलेंगे। तो उसका मतलब वो क्या है, ट्राइंगल है, ट्राइंगल है, कुछ भी हो सकता है, मतलब ट्राइंगल है। तो मतलब अगर कॉलिनियर है तो वो उसका एरिया क्या आना चाहिए, उसका 0 आना चाहिए, तो वो कॉलिनियर है, मतलब तीनों एक ही लाइन पे पॉइंट है। और अगर वो नहीं आ रहा है तो उसका मतलब वो कॉलिनियर नहीं है। ये चीज भी पूछी जाती है, इसलिए मैंने आपको बताई। देखिए स्लोप ऑफ लाइन, पहले तो स्लोप क्या होता है, स्लोप क्या है, जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा घरों में जो होता है, जैसे ये कोई भी सरफेस होता है तो उसके ऊपर से क्या होता है, ऐसे करके एक ढलान होती है, जिससे कि हम कोई भी स्कूटर है, बाइक है, उसे ऊपर चढ़ाने में इजी रहता है ना। ऊपर होता है तो हम सीढ़ी से तो नहीं चढ़ा सकते ना, तो हम ऐसा ही इस तरह का बनाते हैं। या आपने देखा होगा स्कूलों में भी या कुछ ऐसा होता है कि कहीं पे अगर स्टेयर्स होती है तो स्टेयर्स के साथ ये स्लोप भी होता है, जिससे कि इससे भी जो स्टूडेंट को चलने में किसी भी दिक्कत है तो वो इसे पकड़ के आराम से चढ़ सकते हैं, जा सकते हैं, या गाड़ी ले जाने के लिए भी इजी रहता है। तो ये स्लोप यूज किया जाता है। तो स्लोप का मतलब क्या होता है कि कोई भी मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में जो भी ये लाइन गई हुई है, मतलब ये लाइन जा रही है, तो इससे क्या ये मतलब जो यहां से यहां तक ये स्लोप है ना, इसका स्लोप है, मतलब ऊपर उठ रहा है ना, तो स्लोप हुआ ना, तो ये स्लोप होता है। तो इसमें क्या होता है, इसे इंक्लाइनेशन भी बोलते हैं। तो ये स्लोप होता है। तो इसको जो है इसका जो ये जो एंगल हो, जो ये स्लोप निकालते हैं, इसे हम बोलते हैं थीटा, थीटा से यूज करते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि स्लोप को हम थीटा भी बोलते हैं, और टेन थीटा से भी शो करते हैं इसको ना, टेन थीटा से भी शो करते हैं, और इसको एम भी बोलते हैं, एम से भी शो करते हैं इसको। तो ये टेन थीटा हो गया। तो अगर हम टेन थीटा निकालते हैं ये, तो अगर मान लो पहले तो हमें क्या होता था कि हमें 2 पॉइंट, देखिए अब ये हमारा जो स्लोप है, ये आपको ध्यान रखना, स्लोप ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ लाइन विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस।
मतलब एक्स एक्सिस के जो भी के ऊपर जो ये लाइन जा रही है, ये जो है इसके बीच में जो ये एंगल बन रहा है, इसे हम बोलते हैं थीटा। यही हमारा स्लोप होता है, और इसी को हम टेन थीटा भी बोलते हैं। इसको भी हम एम से भी डिफाइन करते हैं ना, तीन चीज से डिफाइन करते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर जैसे मान लो ये 3 पॉइंट है, यहाँ पे ये 3 पॉइंट हो गए, ये मान लो पी है, ये आर हो गया, ये एस हो गया, ये क्यू हो गया, ये चारों पॉइंट है। तो इन चारों पॉइंट का स्लोप सेम ही होगा, चाहे क्योंकि थीटा तो एक ही है ना, तो स्लोप भी सेम ही होगा। तो मतलब अगर इसकी जगह पे ये लाइन यहाँ पे चली जाती, ये लाइन यहाँ पे उठ के चल जाती, तो इसका स्लोप चेंज हो जाता है ना। तो स्लोप चेंज होता तो मतलब थीटा भी चेंज हो जाता, एम भी चेंज हो जाता। मतलब अगर स्लोप चेंज होगा तो थीटा भी चेंज हो जाएगा। इसको हम इंक्लिनेशन भी बोलते हैं स्लोप को ना। अब देखिए क्या है, अगर मान लीजिए कि हमारा ये एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। अगर मान लीजिए कि ये जो एंगल है ये इसी के ऊपर ये एंगल बन जाता है, तो क्या होगा, तो टेन थीटा 0 हो जाएगा ना। स्लोप को टेन थीटा से भी शो करते हैं, टेन थीटा 0 हो जाएगा। तो मतलब अगर हॉरिजेंटल कंडीशन होगी तो टेन थीटा 0 हो जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर कोई जो एंगल बन रहा है टेन थीटा, वो सीधा ऐसे सीधा बन जाए, मतलब 90 डिग्री का एंगल बन जाए। तो 90 डिग्री के एंगल में क्या होगा, 90 डिग्री होता है नॉट डिफाइंड, उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता है। तो मतलब हमारे पास ये जो दो कंडीशन है, ये स्लोप में मतलब से हॉरिजेंटल है, वर्टिकल, ये नहीं होनी चाहिए। इसके बजाय क्या होता है, क्योंकि तब तो टेन थीटा 0 हो जाएगा, अगर 1090 लिखते होगे तो नॉन डिफाइंड हो जाएगा। तो उसमें क्या होना चाहिए कि कोई दूसरा, मतलब जैसे ये 45 डिग्री है ना, तो 45 डिग्री इक्वल टू 1, तो एम इक्वल टू 1 आ गया। तो क्या होना चाहिए, तो इस तरह का कोई भी हम निकाल सकते हैं। मतलब नॉन वर्टिकल होना चाहिए, ना हॉरिजेंटल हो ना नॉन वर्टिकल नहीं होना चाहिए अगर हम स्लोप निकाल रहे हैं। तो स्लोप निकालने का ये तरीका है, और इसका मैं फॉर्मूला लिखती हूँ आपको। देखिए ये फॉर्मूला होता है टेन थीटा को एम भी लिखते हैं, इक्वल टू हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इससे हम निकाल सकते हैं, इसका वैल्यू निकाल सकते हैं टेन थीटा की। अगर हमें पता है ना तो हम इससे इसको निकाल सकते हैं। अब देखिए दूसरी कंडीशन बताती हूँ, ये तो स्लोप का बताया मैंने ना। अब मैं बताती हूँ आपको दूसरी कंडीशन। अब देखिए दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि मान लीजिए ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है ना। अब इसमें मान लीजिए आपको कि मान लीजिए कोई भी दो लाइन है, ऐसे करके एक लाइन ये जा रही है और एक लाइन ये जा रही है। तो ये L1 हो गया, ये L2 हो गया, ये M1 हो गया, ये M2 हो गया ना, ये हो गया। अब देखिए इसमें जो है, इस कंडीशन में क्या होगा कि मतलब इसमें जो ये हमारा M1 M2 जो होगा ये सेम होगा। क्यों सेम होगा, मान लीजिए आप ये हमारा जो एंगल है ये हमारा अल्फा हो गया और ये हमारा बीटा हो गया ना। ये दो एंगल हो गए, दो हमारे थीटा की जगह पे हमने ये ले लिया, ले सकते हैं, ले लिया हमने थीटा। तो अब आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि अगर कोई भी दो पैरेलल लाइंस जाती हैं तो उसके जो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं ये इक्वल होते हैं, आपने पढ़ा हुआ है ना। तो ये भी तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ही है या नहीं है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो हम इसे मान लेते हैं कि मतलब जो हमें दे रखा है, तो पहले तो मैं लिख देती हूँ, अगर ये दो लाइन पैरेलल है तो M1 कितना है हमारा, ये 10 अल्फा हो गया, 10 में निकालेंगे ना, और M2 हो गया हमारा 10 बीटा हो गया ना। तो देखिए अगर ये दोनों इक्वल है, अगर मान लीजिए ये 45 डिग्री है तो ये भी तो 45 डिग्री होगा। तो हमारा अल्फा अगर 45 डिग्री है तो हमारा बीटा भी 45 डिग्री हो जाएगा। और जो ये होता है 10 45 डिग्री का क्या वैल्यू होती है, 1 होती है। तो M1 हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और M2 भी क्या होगा हमारा, 1 हो जाएगा। तो ऐसे हम इसको निकाल सकते हैं। मतलब अगर पैरेलल है तो ये दोनों जो थीटा है ये दोनों इक्वल होंगे, अल्फा बीटा दोनों जो है ये इक्वल होंगे। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। दूसरी कंडीशन होती है हमारी कि अगर इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, अगर परपेंडिकुलर है तो क्या करेंगे, देखिए अब देखिए अगर ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है ना। अब देखिए एक लाइन हमारी ये जा रही है ना, इसके परपेंडिकुलर एक दूसरी लाइन यहाँ पे आ रही है, ये आ गई है ना। अगर हम इस लाइन को ऐसे बढ़ा दें, ये हो गई हमारी, तो ये हमारी हो गई M1, ये हो गई हमारी M2, और ये जो हमारा एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल जो है हमारा, ये अल्फा हो गया एक, ये तो बीटा हो गया हमारा ना, ये वाला अल्फा हो गया हमारा ना, ये अल्फा हो गया हमारा,
ये अल्फा बीटा हो गया, देखिए ना। वैसे ये इधर से जाना चाहिए था, ये ऐसे बनना चाहिए था, ये वाला एंगल ना, ये अल्फा हो गया हमारा ना। देखिए ये मैंने ये सही से बना दिया है, ये देखिए ये अल्फा है ये हमारा, और ये बीटा हो गया ना, ये दो एंगल हो गए हमारे। अब देखिए इसमें क्या मैंने दिया, स्लोप m1 जो है, m1 हमारा क्या है, ये अल्फा है, tan अल्फा लिख दिया मैंने यहाँ पे। इसका ये एंगल ही तो निकालते हैं ना, ये एंगल है। और दूसरा है हमारा स्लोप m2, ये जा रहा है, इसका ये बीटा है, ये tan बीटा लिख दिया मैंने। ठीक है, अब ये हमारा एबीसी एक ट्राइंगल बना रहा है, एबीसी हमने ये मैंने ले लिया, ए, ये बी और ये सी, है ना, ये मैंने तीन जो ये ले लिया, एज्यूम कर लिया इसको। अब देखिए हम एक तरीका ये भी होता है, हमने देखा होगा कि कोई भी एक्सटीरियर एंगल होता है तो उसके जो अपोजिट में जो एंगल्स होते हैं वो उसका जो सम होता है वो इसके बराबर होता है। तो हमने क्या करा, बीटा के इक्वल टू, यहाँ अल्फा था, अल्फा प्लस 90 डिग्री लिख सकते थे हम, है ना, लिख दिया हमने अल्फा प्लस 90 डिग्री। अब हमें पता है कि tan बीटा कर दिया हमने, tan बीटा tan अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री हो गया। अब हमें पता है कि tan अल्फा प्लस 90 जो है वो cot अल्फा के बराबर होता है ना, ये हमें पता है। तो अब हम क्या करेंगे, जब हम इसको साइन माइनस का क्या होता है, ये आपने देखा, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ का कोऑर्डिनेट होता है, ये आप पढ़ चुके हो पहले। इसमें जो होता है ये पहले वाला होता है, इसमें सभी प्लस के होते हैं, इस वाले में साइन होता है, इस वाले में tan होता है और इस वाले में कॉस होता है ना, यही तो होता है, यहाँ पे पढ़ा हुआ है। तो अब क्या होता है, जब हम अल्फा प्लस 90 है तो ये सेकंड वाले में जाएगा ना, 90 यहां तक होगा, और सेकंड वाले में जो है ये क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस कॉट अल्फा हो जाएगा। अब tan बीटा को जो अगर कॉट को चेंज करेंगे तो 1/10 हो जाता है ना, तो 1/10 हो गया। अब मैंने tan बीटा और tan अल्फा को इधर ले आई मैं, तो क्या बचा, -1 बचा। तो यही हमारा फॉर्मूला है, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो ये कब लगाते हैं, जब हमारा परपेंडिकुलर होता है, जब हमारी कोई भी लाइन परपेंडिकुलर जाती है, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर को जा रही है, तो हम इसको ऐसे ही बनाते हैं। और इसमें एक चीज और ये होती है कि अगर ये एंगल जो है हमारा, जैसे ये 90 डिग्री हमने क्यों माना, ये भी चीज बात आपको बता दूं आपको कि ये इसके परपेंडिकुलर था ना, जब परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर में क्या होता है, ये 90 डिग्री होगा, जब ये 90 डिग्री होगा तो ये भी 90 डिग्री होगा, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, और ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ऐसे ही तो होता है। तभी हमने अल्फा प्लस 90 लिया इसको, तो ये हमने अल्फा मान लिया, ऐसे 90 डिग्री मान लिया, तो ऐसे करके हम इसको निकाल सकते हैं। अब देखिए आगे क्या करेंगे, देखिए अब तो ये एक और एक कंडीशन है कि मान लीजिए ये दो लाइन दे रखी है ना, दो लाइन के बीच में मान लीजिए ये है, तो इसमें क्या होगा, ये आपको पता है कि ये अपोजिट एंगल जो होते हैं ये इक्वल हो जाते हैं ना, है ना, वर्टिकल जब कोई भी होता है तो उसमें क्या होता है, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, और ये वाले दो एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं, आपको पता है ये बात, है ना, ये चीज हमें पता है। तो इसमें क्या होता है, इस तरह की कंडीशन में हम जब निकालते हैं तो इसके लिए हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 1 प्लस m2 m1, और यहाँ पर ये इसका साइन लग जाता है प्लस करने के लिए ना। तो अब देखिए हम इसमें कैसे निकालते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारा ये tan थीटा दे रखा है, तो tan थीटा जो है, अगर आपको मान लीजिए कि ये tan थीटा इक्वल टू 1 है, तो अब इसमें क्या करोगे, tan थीटा इक्वल टू, जैसे मान लीजिए हमारा tan थीटा इक्वल टू 1 है, तो tan थीटा इक्वल टू 1 का क्या होगा, इसमें 45 डिग्री होगा, tan थीटा 41 का जो वैल्यू होती है 45 डिग्री होती है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री भी इसको लिख सकते हैं। अगर tan थीटा इक्वल टू 1 है तो tan थीटा इक्वल टू tan 45 डिग्री भी लिख सकते हैं, मतलब थीटा जो है हमारा 45 डिग्री है। अगर ये 45 डिग्री है, अगर मान लो ये 45 है तो ये भी 45 डिग्री होगा, होगा नहीं होगा, ये 45 डिग्री होगा। अगर, और हमें ये पता है कि ये जो ये पूरा होगा, ये पूरा का पूरा किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो 180 में से अगर हम 45 डिग्री को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, 5, और 7 में से 4 गया 3, और ये बच जाएगा हमारा 135 बच जाएगा ना, हाँ ठीक है, 135 डिग्री। तो ये हमारा कितना बच जाएगा, 135 डिग्री बच जाएगा। तो हम एक एंगल पता लग गया तो हम दूसरा एंगल तो अपने आप ही निकाल लेंगे ना, तो हम ऐसे इसको निकाल सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और आपको देखनी होती है कि हम सबसे पहले जो लेते हैं वो कोशिश करते हैं कि हम एक्यूट एंगल लें, तो मतलब जो 90 डिग्री से कम होगा तो वही एक्यूट एंगल होता है। तो अगर हमारा एक एंगल निकल गया तो हम दूसरा एंगल अपने आप निकाल लेंगे। तो सिंपल है, इस तरह से हम सारे क्वेश्चन हमको करने हैं। अब ये मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, मतलब जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं सारे समझ में आ गए होंगे। तो इसके बाद हम अब दूसरे उसमें
आप एक्सरसाइज को करेंगे ना, आप इन फॉर्मूलों को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। देखिए ये फिर से इसको नोट कर लीजिए, सारे फॉर्मूले मैंने आपको एक साथ लिख दिए जैसे आपको इजी हो जाए पढ़ने में ना। ये सारे फॉर्मूले आप एक बार इसको लिख लेना और इनको लर्न कर लेना। मैंने समझाने के लिए भी किया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं जरूर सॉल्व करूंगी। थैंक यू।